हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आप सभी का स्वागत है माँ सरस्वती क्लासेस में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक्स कवर करे थे उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और उनकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी। तो आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो है टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस बात को आप सभी जानते हैं कि स्टेट्स कितनी होती है, मतलब कि मैटर की कितनी स्टेट पाई जाती है। 3 स्टेट्स पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो इनके हम जो है कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी पहली क्लासेस थी, जो 9 से पहली क्लासेस थी, उनमें जो है आपने इनके बारे में बहुत कुछ पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 हमारी जो है स्टेट्स होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की ये 3 स्टेट्स पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, अब इनमें जो है हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम ऑलमोस्ट इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिफाइन कर देंगे आराम से। ठीक है, तो वो कौन सा डायग्राम है वो देखेंगे। हम लेट कर चलेंगे। जो ये हम स्पेस ले रहे हैं ये तीनों में ही इक्वल स्पेस है, बिल्कुल वॉल्यूम में भी, एरिया में भी, सभी हर टाइप से ये जो है इसके बिल्कुल इक्वल है। ओके, हम ये मान कर चल रहे हैं। अब जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे मिलेंगे आपको? ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि जब हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में बात करी थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी नज़दीक होते हैं और वो ऐसे पैक्ड होते हैं हमारे। ठीक है, अब इसके लिक्विड के हम पार्टिकल्स देखेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ऐसे। अरे बड़े बन गए, थोड़े से छोटा बनाते हैं इसको। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, इधर मूव होता होगा, इधर मूव हो सकता होगा, इधर। ठीक है, इधर, ये इधर मूव हो सकता है, ये इधर मूव हो सकता है। मतलब ये इनमें मूवमेंट होती रहती है। मूवमेंट इसमें भी होते हैं लेकिन इतनी स्लो मूवमेंट होती है क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली। ये जो है कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सॉलिड में जो है बहुत धीरे से मूव करते हैं, उसको हम इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर। लिक्विड के सॉलिड से ज़्यादा तेज मूव करते हैं और गैसेस के तो बहुत ही तेज मूव करते हैं। ठीक है, ये रहा गैसेस का ए, ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे भाग जाएगा एकदम से, या फिर ऐसे भाग जाएगा। ओके, ये ऐसे है। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 डायग्राम बनाए हैं जो कि पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया हमने कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं और गैसेस में कैसे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनकी रिजिडिटी क्या होता है भाई? रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर एक्स्ट्रा, मतलब कि जैसे ये अपनी शेप है, जैसे सॉलिड की शेप है, जैसे ये बोर्ड है, इसकी शेप जो है मेंटेन रहती है ऐसे। ठीक है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो लग रहा है, इसकी शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन लिक्विड जो है उस पर जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर भी लगता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो फैल जाता है। गैसेस तो बिल्कुल ही, उनकी तो डेफिनेट शेप होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पर जो है हम पहला पॉइंट इनको देते हैं, इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो जैसे कि डायग्राम रिप्रेजेंट भी कर रहा है हमें। ठीक है, और लिक्विड के जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और इनके पार्टिकल्स तो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि भी पार्टिकल्स जो है
मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये थोड़े से इससे कम अट्रैक्ट करते हैं, और ये बहुत ही कम अट्रैक्ट करते हैं, मिनिमम यही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अट्रैक्ट करते जरूर है, ठीक है। कम ज्यादा करते वो अलग बात है, ये बात हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके थे। वो ये कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी जो है ऐसे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, अब जैसे टॉपिक आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इससे सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेस देन सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इनमें सबसे मिनिमम होती है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों में होती है, क्योंकि हमारा जो लॉ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो तीनों पे लागू होता है, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, वो अलग बात है, ठीक है। अट्रैक्शन तो होती है, ओके। तो लेस देन सॉलिड, तो इसमें क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम होती है। जैसे कि अब हम अगर देखें तो हम जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर हम देखते हैं कि हम किसी क्लास में मान लो कि 50 बच्चे 40 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों के साथ हमारा अट्रैक्शन जो है ज्यादा होता है, ठीक है। देखो गलत बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अट्रैक्शन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, मतलब कि आपके जो दोस्त बनते हैं वो अलग तरीके से बनते। अब जो दोस्त ज्यादा करीब होता है उसे आप बेस्ट फ्रेंड बताते हो, मतलब कि वो सॉलिड है तुम्हारे लिए, बिल्कुल ठीक है। अब जो थोड़े से कम है, जिनसे कभी कभी मतलब आते जाते रोज डेली बेसिस पे बात तो होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इंटरेस्ट से बात होती है, ठीक है, तो वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि हाँ ठीक है दोस्त है, कभी वो हेल्प मांगते तो कर भी देते हैं, कभी हम उनसे थोड़ी बहुत हेल्प मांगते तो वो हमारी कर। लेकिन गैसेस में क्या होता है, अब वो भी बच्चे होते हैं जिनसे हम कई बार जो है बात ही नहीं करते ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल रेयर, मतलब पूरे साल में 2 या 3 बार बात होती है, तो वो गैसेस की तरह होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दोस्ती को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो दोस्ती के माध्यम से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उनके पार्टिकल्स और नजदीक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उनके जो पार्टिकल्स है वो और क्लोजली आ सकते हैं कि नहीं, मतलब वो कंप्रेस हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उनको हम और नजदीक या फिर उनको और दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते, उनमें कितने दबाने की कैपेबिलिटी अभी है। जैसे कि अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स को देखो डायग्राम देखेंगे दोबारा से हम, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो अब जब इनको कंप्रेस करेंगे तो ये कम कंप्रेस होंगे, ठीक है, ये बहुत ही कम कंप्रेस होंगे। लेकिन लिक्विड के बीच में देखो पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड के मुकाबले। और गैसेस के पार्टिकल्स तो देखो कितनी दूर दूर है, तो इनके पार्टिकल्स की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी देखें तो मिनिमम होती है किसमें, सॉलिड में, और लिक्विड में होती है मोर देन सॉलिड, एंड गैसेस में क्या कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, ओके, ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए रहेगा हमारा टॉपिक, वो रहेगा हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही ये डायग्राम बनाते हुए आपको एक बात बताई थी कि भाई इनका जो साइज है, ये जो बॉक्सेस मैंने क्रिएट करे थे, इनका साइज, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो पार्टिकल्स, ये इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है तो इसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मास सॉलिड के मुकाबले क्या होगा, कम होगा, और इसका मास बहुत ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि इतने पार्ट में सॉलिड इतना आ पाया और लिक्विड इतना ही आ पाया और गैस इतना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे हमें कोई ज्यादा प्रेशर बढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं करा। नॉर्मली सिचुएशन में जब हमने रखा तो इसके पार्टिकल ज्यादा है, इसके कम, और इसके सबसे कम। अब बताओ कि अगर मैं
मास की बात करूं तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? सॉलिड का होगा, उसके बाद लिक्विड का होगा और उसके बाद गैस का। अब अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताऊं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? अब वॉल्यूम तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट बना दिया था। मैंने बोला था ना कि सेम साइज है, मतलब कि इनका जो वॉल्यूम है जिसमें पार्टिकल है वो क्या है, कांस्टेंट रखा हमने। क्या रखा? कांस्टेंट रखा। लेकिन मास जो है, अब हम देख सकते हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। अब बताओ मास किसका है सबसे ज्यादा? सॉलिड का। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो डेंसिटी होगी सॉलिड की वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और लिक्विड की क्या होगी? लेस देन सॉलिड होगी। ओके, और गैस का मिनिमम होगी। ओके, तो यहां पर हमने डेंसिटी का कंसेप्ट समझा। इसके बाद हम करते हैं बात काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जो मोशन में हो, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूलाज को जो है हम इन फिजिक्स के सेक्शन में जो है थोड़ा ड्राइव भी करेंगे और वहां पर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला जाता है? काइनेटिक। अब मैं अगर तुमसे वहां पर बात करूं, देखो पहले तो अगर मैं मास के कंपैरिजन में बात करूं, ठीक है, अब यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट जी, अब देखो यहां पर अगर मैं तुमसे बात करूं कि भाई ज्यादा मूवमेंट किस में हो सकती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में हो सकती है पार्टिकल्स के बीच में? इसमें, यहां पर गैस में, क्योंकि इनके पास ज्यादा स्पेस है मूवमेंट करने के लिए। अब जिसकी मोशन ज्यादा होगी उसी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स के पास होगी? कौन सी स्टेट में होगी? गैसेज में। और उससे कम लिक्विड, और सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसके पास? लेकिन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके पास सबसे ज्यादा, फिर इसके पास सबसे कम होती है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में क्या होती है? मिनिमम होती है कंपैरिजन में, मिनिमम। ठीक है, और लिक्विड में क्या होती है? मोर देन सॉलिड होती है। और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप के ऊपर अगर मैं डिफरेंस निकालूं, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट्स अब मैं करा रहा हूं ये सारे पॉइंट्स जो है आपने छोटी क्लासों में करे। अब ये जो 3 पॉइंट हम नेक्स्ट करेंगे, शेप का, वॉल्यूम का और मास का, वॉल्यूम का और मास का, तो ये पॉइंट जो है आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शेप। अब इसकी शेप ऐसी है जो डेफिनेट रहती है, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं होती है, तो इसकी शेप डेफिनेट होगी। और लिक्विड की शेप क्या होती है? बदलती रहती है, तो ये नॉट डेफिनेट होगी, नॉन डेफिनेट या इनडेफिनेट बोल लो, नॉट डेफिनेट बोल लेते हैं, नॉट डेफिनेट। और गैसेस की भी शेप नहीं होती है कोई ज्यादा, नॉट डेफिनेट। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम जो है किसका सेम होता है, किसका नहीं होता है? अब इसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है इनका। तो इनका होता है फिक्स वॉल्यूम। अब देखो 1 लीटर अगर लिक्विड लोगे, मिल्क लोगे, वाटर लोगे, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब कि इसका भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है इनका, तो फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, नॉट फिक्स, फिक्स वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब मास की अगर मैं बात करूं, मास जो है सभी का जो है
डेफिनेट होता है, वो फिक्स होता है, मास कभी नहीं बदलता। हम इस बात को जानते भी है कि मास जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास कभी भी नहीं बदलता है। तो मास के बारे में हम लिखेंगे फिक्स्ड, तीनों का ही फिक्स्ड होता है। और यहां पर हमारा जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो हमने पॉइंट्स है, जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, वहां पर हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। ओके, तो अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये एक टेबल आपके सामने है, जिसमें आप अगर डायग्राम भी बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर इंप्रेस हो जाते हैं डायग्राम से, ठीक है। तो डायग्राम बनाने का मतलब होता है टीचर ये समझता है कि इसका जो एनालिटिकल पावर है, बच्चे का जो एनालाइजेशन है वो बहुत अच्छा है, और वो एनालाइज करके अच्छे से टॉपिक को समझकर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टीचर जो इंप्रेस हो जाता है। तो कोशिश करो कि जब भी साइंस में स्पेशली जो है, जब भी कोई भी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ भी, अगर उसमें डायग्राम पॉसिबल है बनाना तो डायग्राम बना दो, ठीक है। तो उसमें बड़ा बेनिफिट मिलता है, टीचर बड़ा इंप्रेस हो जाता है उस चीज से, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है इन सब पर, ठीक है। अब देखो, प्रेशर और टेम्परेचर का जब इफेक्ट पड़ता है तो इनमें इंटरचेंज होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, या फिर लिक्विड सॉलिड में, या फिर सॉलिड डायरेक्ट गैस में, या गैस सॉलिड में हमारी जो है कन्वर्ट हो सकती है। ये कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हमारे, दोनों ही टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले जो मैं समझाऊंगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब टेम्परेचर और प्रेशर बदलते हैं हम किसी भी स्टेट पर, तो क्या उन पर फर्क पड़ता है और क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट होती है, ठीक है। और उसी टॉपिक को लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यहां पर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस बनाया, ठीक है। अब देखो, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। क्या बोला जाता है? फ्यूजन। और जब लिक्विड को सॉलिड में वापस कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अभी फ्यूजन और इन सब के बारे में मैं टर्म्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अब जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे बोला जाता है वेपराइजेशन। क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन। और जब वापस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है भाई? कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। अब दूसरा पॉइंट, जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जब हम डायरेक्ट, क्योंकि ये भी हमारा होता है, जैसे कि आप सभी ने जब पूजा पाठ होती है या कहीं पर कपूर देखा, कपूर जो होता है, ठीक है, उसका कैम्फर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कैम्फर को जब आग लगा दी जाती है तो वो सॉलिड होता है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वापस गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखो, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे भी, जब सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट, उसे भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब गैस जो है हमारी वापस सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसे भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जब हम सब्लिमेशन की डेफिनेशन याद करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है द कन्वर्जन ऑफ solid the direct conversion of solid into gas and vice versa is called sublimation। ये डेफिनेशन बिल्कुल पुरानी एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल मेंशन कर रखी थी अच्छे से, ठीक है। अभी भी मेंशन है लेकिन जो डायग्राम दे रखा है उसमें थोड़ा सा बदल रखा है, ठीक है। उन्होंने क्या कह रखा है कि जब हम गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और नाम इसके साथ दे दिया गया है, डीपोजिशन। क्या नाम दे दिया गया है? डीपोजिशन। इसको हम डीपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है।
कि वापस जब गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डिपोजिशन भी बोला जाता है। और यहाँ पर हमारा ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसमें अब हम आगे कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, और उन टर्म्स को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना हो, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो डेफिनेशन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हर वर्ड का हमें मतलब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो वर्ड आपस में इंटरलिंक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और उनको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाए, ठीक है, ताकि आप उनको इंटरलिंक कर सको। देखो, पहली जो टर्म है हमारी फ्यूजन से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और ये डेफिनेशंस आती है पेपर में, कंफर्म आती है, 100% आएगी पेपर में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरी जो टर्म है हमारी, ठीक है, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एक और टर्म है हमारी, ठीक है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वैसे मैंने बताया द कन्वर्जन ऑफ द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड, वाइस वर्सा, दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन इसको हमने एक और नाम दिया है, गैस को जब हम सॉलिड में वापस कन्वर्ट करते हैं, डीपोजिशन। क्या भी नाम दिया हमने उसको, डीपोजिशन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इनको अब अभी हम समझेंगे इनका मतलब एग्जैक्टली क्या है। इनका मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of heat energy required to convert the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion, ठीक है। और दूसरी जो डेफिनेशन हमारी हम उसको भी लिख देते हैं, the amount of heat energy required to convert 1 kg liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। ओके, अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं आपको सही से कि इसका मतलब क्या है। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी, देखो मैं विद डायग्राम आपको कोशिश करता हूं समझाने की। मान लो कि आपके पास ये एक बीकर है, और इस बीकर में आपके पास 1 किलो बर्फ है, 1 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, बर्फ का, आइस का एक 1 kg का ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। और आपने उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया। देखो, वाटर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो हम इसे ब्लू से मार्क करेंगे, ठीक है। 1 kg क्या आपके पास बर्फ है, आइस है, ठीक है। अब हम उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना भाई। और अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अब धीरे धीरे जो है, ये जो आइस ब्लॉक था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये 1 kg वाटर आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां पर समझने की बात क्या है, देखो
हमने यहां पर जो है कुछ इसको हीट दी, ठीक है। ये हीट एनर्जी जब हमने इसको दी तो ये जो है, ये जो सॉलिड है 1 kg सॉलिड है, जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हम इसको आइडियल सिचुएशन में लेके चलते हैं कि जैसे ही उस पॉइंट पर, जैसे ही ये इसका लास्ट आइस भी जो है, लास्ट आइस का जो टुकड़ा है वो भी जैसे ही पानी में कन्वर्ट, वाटर में कन्वर्ट हो गया, हमने उस बीकर को उठा लिया। और ये बीकर हम आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि ये जो बीकर है ये भी जो है बिल्कुल इसमें कोई भी अब हीट नहीं है, ठीक है। उस पॉइंट पर जितनी एनर्जी, ये जितनी हीट एनर्जी हमें लगी है इसको इसमें कन्वर्ट कर, मतलब कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी, ये हीट एनर्जी लगी है, जितनी ये हीट एनर्जी लगी है, ठीक है, उसी हीट एनर्जी की अमाउंट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैं दोबारा बता देता हूं, वो हीट एनर्जी जो 1 kg बर्फ को, 1 kg आइस को जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल यूज हुई है, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये कब होता है? इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। कहां होता है ये? इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ये चीज जब होती है तो, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसी के, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी पे, ठीक है। तो वो तो अब नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट कैसे आएगा? अब जैसे हमने इसको हीट करना स्टार्ट, तो धीरे 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 जो है ये जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो पॉइंट जिस पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर का वो नंबर जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर जब 1 kg को हमने 1 kg आइस को जब हमने 1 kg वाटर में कन्वर्ट किया, तो उस कन्वर्जन को करने में जितनी हीट एनर्जी लगी है हमें, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जिन बच्चों ने ये अच्छे समझी है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो बिल्कुल बच्चों को अंडरस्टैंड होगी कि उसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब कि 1 kg लिक्विड लेना है। जैसे कि हमने ये ले लिया, ये 1 kg लिक्विड ले लिया हमने, और इसके नीचे हमने और आग लगा दी, ठीक है। और जैसी आग लगेगी, अब ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में। देखो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी जो हमें 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए है, किस पर? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा आता है? जब वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है गैस में, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उम्मीद है ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी डायग्राम बनाकर जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी जो है इसी से रिलेटेड है। अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। आखिरकार ये इफेक्ट्स जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, ये कैसे पढ़े हैं, ठीक है। इसके 2 ही कारण हैं जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ा और प्रेशर का क्या फर्क पड़ा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो कन्वर्जन हुआ। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, जैसे कि हम करते भी है, जब हम एलपीजी गैस बनाते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, ठीक है, गैस के जो टेम्परेचर को है वो लो कर देते हैं। जब हम गैस के टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा लिक्विड में। अब हम लिक्विड के टेम्परेचर को भी और कम कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा
तो स्टेट चेंज होती है, और जब डिक्रीज होता है तब भी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। क्या? प्रेशर। अब देखो, जब हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस पर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि पार्टिकल्स को नजदीक लाना है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करना में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम उन पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स नजदीक आते हैं। अब गैसेस पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्रेशर उस पर बढ़ाया जाएगा। अब मान लो कि इस पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड पर अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, लिक्विड पर अगर प्रेशर बढ़ा दे तो पार्टिकल्स और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड से सॉलिड में। और अगर प्रेशर कम हो जाए, अब अगर मैं सॉलिड का प्रेशर कम कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए होना स्टार्ट हो जाएगा? धीरे धीरे लिक्विड में। और अगर लिक्विड का प्रेशर मैं कम कर दूं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? गैस में। ठीक है, तो भाई ये सारा का सारा जो है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ लो कि 100% वो आपके पेपर में छप चुका है और वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसका आंसर भी हमारी एनसीईआरटी बुक में, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाई द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कैसे रहता, व्हाई द temperature remain constant during change of state। एक मिनट पानी पी लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। ठीक है, कि कांस्टेंट क्यों रहता है जब चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है। तो अब देखो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। अब हमने यहां पर बर्फ ली थी, अब हमने क्या करा, जब बर्फ में एक थर्मामीटर डालकर हमने उसका टेम्परेचर नोट डाउन करा तो उसका टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आया? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर, आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, इसको हीट करना स्टार्ट कर, तो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स है ये टूटने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे जो पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लो कि ये नहीं लगा हुआ नीचे, ये हमने नहीं लगा रखा मान लो, ठीक है, मैंने जैसे ये बिल्कुल लास्ट कतरा जो बर्फ का जैसे ही पानी में कन्वर्ट हुआ, मैंने इसको उठा के यहां साइड में रख लिया। ठीक है, और हमने ये आइडियल सिचुएशन लिया कि उस बीकर में भी अब कोई हीट नहीं बची है, जैसे ही हमने उतारा वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैंने यहां पर भी एक थर्मामीटर लगाया और मैंने नोट डाउन करा कि इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी स्टेट में, मान लो कि सॉलिड में अगर हम हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट करा गया, तो उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम क्यों रहता है। ठीक है, वो सेम क्यों रहता है, इसका रीजन हम जानने को, देखो हमने यहां पर हीट दी है तो ये गर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गर्म। लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम है, तो वो जो एनर्जी है वो कहां गई? अब हम तो कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब वो क्या डिस्ट्रॉय हो गई है? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं कि जब सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपस में बहुत नजदीक होते हैं, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो हीट एनर्जी होती है हमारी, ये इन बॉन्ड्स को तोड़ने में काम करती है। क्या करती है? उन बॉन्ड्स को तोड़ने में काम करती है। ठीक है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, देखो उसी टॉपिक से देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, घुमा फिरा के, तो उसी क्वेश्चन का आंसर हम देने की, और ये मान के चलो 100% कि ये पेपर में आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इन बॉन्ड्स का जो फोर्स है उनको तोड़ने में ये सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई हमारी। तो क्या कोई एनर्जी बची है जो इनको और गर्म कर सके? क्योंकि हमने आइडियल सिचुएशन ली थी कि अब बीकर जो है जैसे ही उतारेंगे वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई भी हीट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हम मान कर चल रहे थे, ये आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है। तो इसमें हमने देखा कि जो एनर्जी है जो हमने इनको सप्लाई करी थी
पार्टिकल्स को जो सप्लाई करी थी वो बॉन्ड्स को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में यूटिलाइज हो गई। अब सारी एनर्जी जब यूटिलाइज हो गई तो इसका टेम्परेचर कहां से बढ़े, तो इसका टेम्परेचर भी क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। ठीक है, और सेम चीज हम गैस में देखने को मिलते हैं कि जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में तो वहां पर भी टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, ये नहीं है कि हमेशा सेम रहेगा। अब इसको ज्यादा हीट करोगे तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री थोड़ी रहेगा। अब हमने इसको दोबारा हीट करना स्टार्ट किया यहां पर। ठीक है, अब हीट करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हमने देखा कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री। अब जैसे ये वेपर्स यहां कन्वर्ट हुए तो हमने इस वेपर का भी टेम्परेचर नोट डाउन करा, तो हमें मिला कि इन वेपर्स का भी टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और इस लिक्विड का भी। ये भी क्यों रहा, क्योंकि इन पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने या तोड़ने के लिए वो एनर्जी सारी यूटिलाइज हो गई, इसीलिए इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम रहा। ठीक है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है हमारा। और देखो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि क्या दिक्कत आ रही है इस टॉपिक को दोबारा समझने में, और मैं कोशिश करूंगा कि डाउट सेक्शन में जो है, जैसे मेरे पास बच्चों के डाउट सेक्शन सारे डाउट्स आ जाएंगे, मैं डाउट सेक्शन ले लूँगा और उसमें जो है मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं और इसके बाद एक और क्लास हमारी लगेगी यहाँ पर इस चैप्टर की, और उसमें हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में हम सारी बात करेंगे, उससे भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं और इस क्लास में हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं वो उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इन टेक्स्ट, हमारी एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी उनकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस जब करते हैं तो टॉपिक्स की क्लैरिटी ज़्यादा आती है हमारे सामने, और टॉपिक जब क्लियर हो जाता है तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं। अगर उनको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखो कि किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, तो ईजिली उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों इवेपोरेशन टॉपिक के साथ।